नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं काफी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में काफी व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक श्रृंखला जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं साइंस से जुड़े हुए रेलवे में जितनी भी परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, मैं इस श्रृंखला में आप लोगों को कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं। और इस श्रृंखला के अभी तक मैं आप लोगों को कितने भाग पढ़ा चुका हूं? 28 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस कक्षा में फिर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस से 29, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को फिर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, रिवीजन करते रहिएगा और आप लोग नोट्स बना रहे हो, इस बात का मैं उम्मीद किया हूं आपसे, क्योंकि नोट्स अगर रहेंगे तो आप कम समय में चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। एग्जाम्स के पहले आप लोग अगर पीवाई के क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो आपकी एग्जाम्स की तैयारी अधूरी मानी जाती है। और हमारी एग्जाम की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए ही श्रृंखला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक मैं 500 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इस श्रृंखला में। चलिए, तो आज हम बिना समय गंवाए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं वही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ये दो काम सबसे पहले कर लीजिए और आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन को। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है जो बायोलॉजी से होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इस अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। रेलवे के किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का और 2021 में पूछा गया है सीबीटी फर्स्ट में। चलिए दोस्तों, पढ़िए पहला प्रश्न। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? आपको बताना है। आप सभी ने पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, पर इस बात को पहले ही यहां पर दे दिया गया है। आपसे कुछ बातें पूछी गई है कि यहां पर जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सेल की खोज किस प्रकार की गई थी। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने कि पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए। क्या इन्होंने जो पेड़ की जो पत्तियां होती है, क्या उसका निरीक्षण करते हुए ये खोज की थी, या फिर और भी कुछ यहां पर दिया है, आप लोगों को समझना है। अगला हम लोग देखते हैं यहां पर कि सेकंड जो ऑप्शन इसमें दे के रखा है, वो सेकंड ऑप्शन है कि एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए। क्या ये बात सही है कि एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए खोज हुई थी, रक्त का निरीक्षण करते हुए, या फिर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को दे के रखा है कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कॉर्क क्या होता है? छाल। कॉर्क यानी कि आप लोगों ने पेड़ों की छाल के अंदर का नाम सुना है, तो नाम सुना क्या है, देखा है आप लोगों ने। तो कॉर्क यानी कि छाल, क्या उसका निरीक्षण करते हुए ये खोज हुई थी? दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझ लें, काफी शानदार प्रश्न है। अगर देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में यहां पर एक खोज की थी सेल की। और मैं आपको बता दूं, हमारे अंदर अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि इन्होंने जो खोज हुई थी कोशिका की, वो एक्चुअल कोशिका थी नहीं। इन्होंने जिस चीज को देखा था वो था सेल वॉल, यानी कि प्लांट की कोशिका भित्ति, कोशिका की कोशिका भित्ति। तो अगर एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सके, पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इसी कोशिका भित्ति के कार्क वाले भाग से, कार्क हिस्से से प्राप्त की गई थी क्या? एक सेल को, यानी कि एक सेल की डिस्कवरी यहां से की गई थी। तो एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये आने वाले एग्जाम में भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को जरूर मिलेगा। कॉर्क का निरीक्षण करते हो, कार्क यानी कि छाल, आपको ध्यान रखना है। बार्क ऑफ ट्री। ठीक है दोस्तों, तो काफी पहला ही प्रश्न काफी अच्छा है और एग्जाम में आता है, क्योंकि हम लोग सभी वन लाइन फैक्ट पढ़ के बैठ जाते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, पर ये कहां से की थी, ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? स्टेटमेंट आपको बताना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, एनटीपीसी का ये प्रश्न है, सेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान पूर्वक समझे आप कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिका है। रिक्तिका जिसे हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स, जो रिक्त स्थान होते हैं सेल के अंदर। मान लीजिए कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर कुछ ब्लैंक स्पेस आपको इस तरीके के देखने को मिलते हैं, ये होती है वैक्यूल्स, यानी कि इनको हम कहते हैं रिक्तिका। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें बोला कि प्लांट सेल में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिकाएं सामान्य जंतु कोशिकाएं से बड़ी होती है। तो यहाँ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से क्या होती है, साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही है, जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, वही प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जहां पर खाना बनता है, जिसे हम लोग पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, या इसको हम प्लास्टिड कहते हैं।
पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। नीचे दिए गए बी सी डी ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए पढ़े तो इसे ध्यानपूर्वक समझेगा कि जो प्लांट सेल होती है, इस प्लांट सेल में जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है लवक। क्या होता है? लवक। अगर हम लोग देखें तो लवक इसमें सबसे बड़ा एक ये देखा जाता है। लवक से भी बड़ा एक ऑर्गन होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझना है, रिक्तिका के बाद बड़ा होता है लवक यानी प्लास्टिड, और उसके बाद यहाँ पर नाम आता है केंद्रक का। केंद्रक तीसरे नंबर पर बड़ा एक सेल ऑर्गेनल माना जाता है। वही अगर एनिमल सेल को हम लोग डिस्कस करें तो एनिमल सेल में सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनल होता है, कोशिकांग होता है, वो होता है केंद्रक। केंद्रक कोशिका जो होता है जंतु कोशिका में सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वही रिक्तिका जो होता है, रिक्तिका प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा कि जंतु कोशिका की तुलना में छोटी, छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी पाई जाती है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमने इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में समझ लिया है, आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। दोस्तों प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल रिक्तिका, फिर लवक और फिर आता है केंद्रक जो तीसरे नंबर का पार्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। ग्रुप डी 2022 का एक प्रश्न है। चलिए इसको हम समझते हैं। जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अब डे बाय डे मैं इनके क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं आपके सेशन में। आप सभी को पता होगा कि हमारी एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र संख्या में, है ना। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र। वॉल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज की थी। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम में मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल में दोनों में एक जैसे होते हैं। ये होते हैं एक्स एक्स टाइप के, यानी इन्हें हम लोग बोलते हैं समान युग्म के गुणसूत्र या सम युग्मजी, या फिर आप इन्हें ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के नाम से जान सकते हैं। ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम होते हैं जो एक समान होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र। पर अगर हम लोग 23वें जोड़े की बात करते हैं, 23वां जोड़ा जो अगर हम लोग मेल में देखें तो ये एक्स वाई टाइप का होता है, फीमेल में होता है ये एक्स एक्स टाइप का। फीमेल में कुल मिलाकर 23 जोड़े गुणसूत्र ही एक्स एक्स टाइप के होते हैं, और मेल का जो 23वां जोड़ा होता है 23 पेयर, तो ये होता है एक्स वाई टाइप का। और इसी 23वें जोड़े को हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। लिंग निर्धारण गुणसूत्र यानी संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी, इस बात को डिसाइड कौन करता है? नर का 23वां जोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, यहां जो सही जवाब हो जाएगा पितृ गुणसूत्र, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और ये पितृ गुणसूत्र कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा? 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा जो होता है एक्स वाई टाइप का। दोस्तों ध्यान रखना है, महिलाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र ही एक प्रकार के होते हैं जिन्हें हम समयुग्मजी गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं नर के 23वें जोड़े को जो एक्स वाई टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि मिडिल एयर जो मध्य कर्ण होता है, जो स्टैपीज होती है उसके अंदर बोन, वो कंकाल तंत्र की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यह तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टैपीज को हम सबसे छोटी हड्डी बोलते हैं और फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये बात आप सभी भली भांति जानते हैं। अगला, मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय या वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अपेंडिक्स होता है वो हमारे बड़ी आंत का एक छोटा सा हिस्सा होता है, सिकम वाले भाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है बड़ी आंत के, और यहाँ सेलुलोज डाइजेस्ट होता था, जैसे घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह ये सब खाते थे, ये डाइजेस्ट होता था। आज इसका उपयोग हमने करना बंद कर दिया है, इसीलिए यह एक अवशेषीय या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारे शरीर में पड़ा हुआ है। ये सही स्टेटमेंट है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। तो आरबीसी यानी कि जो ब्लड का निर्माण होता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ होता है? वो होता है बोन मेरो में। बोन मेरो बोले तो अस्थि मज्जा, और ये सही स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग पढ़ लेते हैं। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 38 नहीं होते। अगर हम लोग नवजात शिशु की बात करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी की, तो नवजात शिशु में जो हमारी कशेरुकाओं की संख्या होती है वो होती है 33, और जब हम लोग वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो ये होती है 26। दोस्तों ये 2 नंबर हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वर्टिबल कॉलम आपसे पूछा जाए अगर न्यूबॉर्न बेबी, तो वहां 33 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 26, यानी हमारे अंदर 26 हो। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देके रखा है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, जो आपको चूज करना है।
दोस्तों आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है कि सही पूछा है या रॉन्ग पूछा है। कई बार कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसमें लेकर भी हो जाता है और वो आंसर सही होते हुए भी आते हुए भी रॉन्ग करके आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया। सेल वॉल को लेकर, फूड स्टोरेज को लेकर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना है। देखिए कवक जिसका अध्ययन हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, माइकोलॉजी के अंदर करेंगे, और इनके जो जनक हो जाते हैं माइकोलॉजी के, वो हो जाते हैं माइकेली नाम के वैज्ञानिक, माइकेली नाम के वैज्ञानिक। और आधुनिक जनक हो जाएंगे कौन? तो आधुनिक जनक भी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख देना है कि मॉडर्न फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो ये हो जाएंगे एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आता है कि आधुनिक कवक विज्ञान के जनक अगर एग्जाम में आता है तो एंटोन डी बेरी होते हैं। दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं कि जो कवक होते हैं वो कवक क्या होते हैं? तो कवक मृतोपजीवी होते हैं। ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिख देना। मृतोपजीवी का मतलब हो जाएगा सेप्रोफिटिक या सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्यों बोला हमने? इसके पीछे का कारण है कि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर रहकर अपना जीवन चलाते हैं। ये स्वपोषी नहीं होते, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं पाई जाती। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सड़ चुके हैं उनके ऊपर ये अपना जीवन चलाते हैं। दूसरी बात है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है काइटिन नामक पदार्थ की, काइटिन की। एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, दोस्तों ध्यान रखना है। और इनमें जो फूड स्टोरेज होता है ये भी लिख दे आप कवकों में। तो जो फूड स्टोरेज की घटना होती है वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों ये वो फैक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको कवकों से संदर्भ में देखने को जरूर मिलेंगे। लिख दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा 5th के लिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम आपको बताएं। द्विनाम पद्धति से एक प्रश्न हमेशा हर शिफ्ट में आया है। एक क्वेश्चन आप लोग यहां भी देख पा रहे हो कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। बेरियंट्री का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम आपको बताना है। एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है। तो यहां ऑप्शन दे के रखे हैं, तो इसका सही जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं फाइकस बेंगालेंसिस, है ना। फाइकस बेंगालेंसिस ही बरगद का बायोलॉजिकल या इसका वानस्पतिक बॉटनिकल नेम होता है। दोस्तों पेड़ पौधे से संबंधित बॉटनिकल नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स ओपन करना है। ये जितने भी नेम आपको देखे रहे, ये आपको किसके नेम देके रखे हो, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर इसका देना है। तो आप मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि आप सभी से संबंधित बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम अच्छे से पढ़ लेवे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो समझ नहीं आते हैं आप लोगों को। पूछा गया कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं प्लांट के? तो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि एक प्लांट को हम लोग दो भाग होते हैं एक प्लांट के, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं वानस्पतिक, वानस्पतिक भाग, या फिर इसे हम लोग कायिक भाग के नाम से भी जान सकते हैं। और एक होता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि इसको हम लोग कहते हैं जनन भाग, पौधों का जनन भाग। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है वानस्पतिक भाग और जनक भाग में क्या अंतर है। अगर हम वानस्पतिक भाग की बात करते हैं तो वानस्पतिक भाग में किन किन भागों को लिया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला भाग आ जाता है जड़, दूसरा भाग आ जाता है यहाँ पर तना, और तीसरा भाग आ जाता है पत्ती, है ना। यानी रूट, स्टेम और लीफ, ये तीन भाग जो होते हैं ये वानस्पतिक भाग होते हैं। कायिक भाग के अंतर्गत इनको रखा जाता है। वही अगर हम जनन भाग की बात करें जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके अंदर आ जाते हैं फूल, इसके बाद आ जाता है फल, और इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर बीज। दोस्तों यहां से यह प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, आप देख सकते हैं। आगे भी चलकर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं पौधों के, तो आप चूज कर सकते हैं कि जड़, तना, पत्ती। तो जड़, तना और पत्तियां ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसमें फूल नहीं आएगा। फूल, फल और बीज ये रिप्रोडक्टिव पार्ट माने जाते हैं किसी पौधे के, जहां से जनन क्रियाएं होती है, नए पौधों को निर्माण किया जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लाइक कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझ लेते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य आइसोटोप बताना है। समस्थानिक किसके होंगे और ये क्या होंगे? जवाब दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि सबसे समस्थानिक, वह भी परमाणु हथियार में।
देखिए जितने भी एटॉमिक वर्क होते हैं आपको ध्यान रखना है, इनमें हम लोग रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करते हैं। रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उनका उपयोग करते हैं और इन्हीं में नाम आता है, जैसे प्लूटोनियम आप लोगों ने नाम सुना है, यूरेनियम नाम सुना है ना। तो यूरेनियम प्लूटोनियम ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें हम लोग नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम का 235 और 238, ये दो इसके आइसोटोप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में एक क्रिया हो रही है, कार्य करता है, तो अपचायक के रूप में कार्य कौन करता है, आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। अपचायक के रूप में यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कौन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काफी शानदार प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आप एक रिएक्शन देख लीजिएगा, Fe2O3 यहाँ पर दे के रखा है और कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी रिएक्शन हो रही है। मैं आपसे केवल ये बोलता हूं कि यहाँ जो आयरन है वो सिंगल फॉर्म में नजर आ रहा है, अकेला दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको इस टॉपिक को केमिस्ट्री में, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसके 5 सेशन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना दी गई है और वहां जाकर आप देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा डियर, अगर आपको रेलवे टारगेट करना है तो। और ये ऐसे चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एग्जाम में आता ही आता है। तो आप देखिए कि आयरन के पास यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन यानी कि रिडक्शन। इसे हम लोग इस घटना को कहते हैं रिडक्शन, इस घटना को रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ एक अच्छा अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक, जिसकी वजह से, और कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe2O3 यहाँ एक अच्छा ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ चुकी है और मैं काफी अच्छे तरीके से ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आभूषण के धूमिल होने का एक उदाहरण आपको बताना है। कई बार ज्वेलरीज होती है लंबे समय के बाद अपना कलर चेंज कर लेती है। दोस्तों क्या प्रमुख कारण होने वाला है, हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार आपने देखा होगा कि चांदी में भी कालापन आ जाता है, चांदी के आभूषण होते हैं वो कालापन ले लेते हैं। इसके बाद तांबे में भी आपको अलग अलग, तांबे में कालापन, तांबे में हरापन हो जाता है या फिर तांबा भी काला हो जाएगा। और जितनी भी ज्वेलरीज हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि आभूषण के धूमिल होने का प्रमुख कारण क्या है। तो मैं इसका एक सिंपल सा एक रीजन आपको बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि जो रिएक्टिव मेटल्स होती है जो वायुमंडल में अगर फ्री फॉर्म में रहे, स्वतंत्र अवस्था में रहे, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में क्या कर लेती है, अपने ऑक्साइड बना लेती है। और अलग अलग धातुओं से बने हुए जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति चेंज हो जाती है, कलर उनका चेंज हो जाता है, सारी चीजें चेंज हो जाती है, केमिकली वो पदार्थ चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब धातुएं अपने ऑक्साइड का निर्माण करेगी, और जब धातुएं अपने ऑक्साइड का निर्माण करती है यानी ऑक्सीजन आके जुड़ता है, तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो धूमिल होना एक एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीकरण प्रक्रिया का। दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर कोई ज्वेलरी या कोई धातु अपना कलर चेंज कर रही है तो वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया की वजह से कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11, अगला क्वेश्चन है जो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ग्रुप डी ऐसे ही प्रश्न टारगेट करता है हमेशा। 3 सॉल्यूशन आपको देके रखे एक्स वाई और जेड, 3 विलियन एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है, यानी 2, 11 और 7 इनके पीएच वैल्यू देके रखे हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अनुसार आपको अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम क्या होता है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ध्यान रखना है, घटता क्रम। अवरोही का मतलब हो जाएगा घटता क्रम, इसमें अरेंज आपको करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताओ, आपके पास 3 सॉल्यूशन देके रखे हैं एक्स, वाई और जेड, जिनका पीएच वैल्यू 2, 11 और 7 है, और हाइड्रोजन H+ का कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को इन्हें अरेंज करना है।
तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग इन्हें हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखिए, जिसका पीएच वैल्यू 2 है, इसमें H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ये पहले नंबर पर आएगा। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये तो एक क्षार के अंतर्गत आ जाएगा, तो सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट H+ होगा वो इसमें होगा, और थर्ड नंबर पर जो H+ होगा वो यहाँ पर होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो जिसका पीएच वैल्यू कम होता है, जीरो की तरफ होता है, वो H+ कंसंट्रेशन को हाईली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अवरोही क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 और 11, और 2 पर कौन है, X, उसके बाद आ जाएगा 7 पर Z, और Y पर आ जाएगा 11। तो XZY आप सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? काफी इजी क्वेश्चन है अपने लिए, क्योंकि हम लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगला बढ़ते हैं। एक कथन आपको देके रखा है, कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही होने वाला। दोस्तों बताना है इसका जवाब। एक स्टेटमेंट दिया है और उसके अलग अलग कंक्लूजन भी आपको दिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं, कि प्रकृति अम्लीय होती है, ये एसिडिक नेचर का होता है। दोस्तों आप सभी भली भांति जानते हैं। तो निष्कर्ष पहला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 यहां पर देके रखा है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, 7.5 यानी कि 7 के ऊपर, और 7 के ऊपर क्या कोई पदार्थ हुआ तो वो अम्ल होगा? तो नहीं, 7 के ऊपर जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है, बेस होता है, यानी क्षार होता है। दोस्तों इसी प्रकार समझना है। और सल्फ्यूरिक, ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से रॉन्ग है। और सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस की मात्रा आपको यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फर और यहाँ ऑक्सीजन देखने को जरूर मिलेगा, पर फास्फोरस का अमाउंट नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे दोनों स्टेटमेंट, जो दोनों कंक्लूजन देके रखे, वो क्या है, रॉन्ग है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न के लिए ग्रुप डी में तैयार हो जाइएगा। देखिए, जंग और एक वो होता है ना, जैसे जब तूफान आता है तो उसकी तैयारी हमें कुछ समय पहले ही करना पड़ती है। अगर आपने तूफान आते हुए देखा है और आप वहां तैयारी करोगे तो डियर आप फेल हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज आपको पढ़ना पड़ेगा। आज से 2 महीने 3 महीने बाद जो एग्जाम है उनकी तैयारी आज से बेहतर, आज आप प्रिपेयर कर लीजिए खुद को, ताकि बाद में परेशान ना होना पड़े आप लोगों को। हड़बड़ाहट में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई को एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाना जरूरी है। तो यहाँ दोनों जो कंक्लूजन है हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले। अगला भी क्वेश्चन ग्रुप डी से आया हुआ क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, इसमें पी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन, जिसमें पी यानी हमने पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है, पोटेंस हो जाता है। और पोटेंस का मतलब हो जाता है पावर, पावर या फिर इसे आप लोग बोल सकते हैं क्षमता, है ना, हाइड्रोजन आयन की क्षमता या सांद्रता। तो आप यहां पर बताइए पोटेंस का मतलब क्या पावर होगा? तो ओनली पावर नहीं होगा, पोटेंस यानी जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति या फिर पावर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, शक्ति या पावर, पोटेंशियल या फिर पोटेंशी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहां पर रखाना है। जर्मन मीनिंग इसका हो जाएगा शक्ति या पावर, यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन आयन की क्षमता या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। 14 क्वेश्चन हमारे सामने है, क्षार का रंग कैसा होता है? जेई एग्जाम, रेलवे आरआरबी जेई एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको समझिए और मुझे जवाब दीजिए। क्षार का रंग कैसा होता है? तो देखिए, क्षार में यहाँ फिनोफ्थलीन देके रखा और मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज, अच्छा सभी में मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तो मैं 2 टेस्ट आपको लगवा देता हूं, आप लोग इनकी अपनी कॉपी में लिख ले। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की अगर हम लोग बात करें तो ये एसिड और बेस में क्या करता है? अगर हम फिनोफ्थलीन को एसिड में कोई रखते हैं या एसिड में इसको हम लोग डालते हैं, तो ये किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं देगा, कोई ये एक रंगहीन सॉल्यूशन होते हैं, नो चेंज। परंतु जब इसे हम लोग बेस में डालते तो ये पिंक कलर हो जाता है, पिंक यानी गुलाबी रंग ये अपने आप को दे देता है। तो बेस में फिनोफ्थलीन गुलाबी होगा, तो आप फिनोफ्थलीन के साथ समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, ये भी आप लोग लिख लें। देखिए, मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि अगर आपने मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर के मैंने 5 सेशन इंपोर्टेंट, जिसमें 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया आपसे, एक बार जाकर देख लीजिए दोस्तों। आपकी एग्जाम इतनी आसान बन जाएगी, इतनी आसान बन जाएगी, किसी एग्जाम से साइंस का डर पूरी तरीके से खत्म सा हो जाएगा।
और जितनी भी एग्जाम्स अभी आगे आ रही है उनमें साइंस कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। एक एक नंबर आप लोगों को यहाँ से गेन करना है, तब जाकर आप मेरिट बनाओगे, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होना है। अब आप मुझे बताओ मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा। मिथाइल ऑरेंज में जो एसिड होता है वो दे देता है रेड कलर और बेस में ये दे देता है येलो कलर। दोस्तों ध्यान रखना है, एसिड में रेड और बेस में येलो। अब आप मैच कर लीजिए, फिनोल्फ्थालीन के साथ नीला, फिनोल्फ्थालीन के साथ यहाँ नीला नहीं, ये पिंक देगा, पिंक यानी गुलाबी। हमारे पास एक ही ऑप्शन है। और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला, और मिथाइल ऑरेंज के साथ जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को समझा दिया है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कलर थ्योरी को लेकर ये आया हुआ है, फिजिक्स का एक प्रश्न है। देखिए कोई भी वस्तु रंगीन इसलिए दिखाई देती है, आप समझ लीजिएगा, मैं 3 बातें बता रहा हूं। वस्तुएं सफेद क्यों दिखाई देती है, जिस वस्तु के अंदर सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित होने की क्षमता पाई जाती है, परावर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कि वस्तु सफेद दिखाई देगी। जो वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे वो सफेद, जो वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को एब्जॉर्ब करे वो वस्तु होती है काली। और रंगीन वस्तु होने का प्रमुख कारण है कि वस्तु जिस रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। यह बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो हरे रंग की वस्तु अगर है, घास हरे रंग का है, तो वह हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हरे को छोड़कर बाकी रंगों को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बस यही समझना है। अगर वस्तु पीली दिखाई दे रही है तो पीला रंग वो करेगा रिफ्लेक्ट, और पीले को छोड़कर बाकी कलर को वो करेगा एब्जॉर्ब। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से और आसान भाषा में ये बात समझ में मेरी आ चुकी है। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट दे के रखा है। अदर स्टेटमेंट भी पढ़ना जरूरी है। हरे रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब परावर्तित करेगा, सफेद प्रकाश को परावर्तित। दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग के प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट हमारी आंखों तक करती है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो प्रकाश का कणों से टकराकर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कि प्रकाश का धूल मिट्टी के कणों से या माध्यम के कणों से टकराकर फैल जाना, टकराकर फैल जाना, प्रकाश का कणों से टकराकर फैल जाना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन के कई सारे एग्जाम्पल है। आकाश का नीला दिखना, तो यहाँ पर ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला दिखना या पानी का नीला दिखना, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसके बाद टिंडल प्रभाव आप लोग यहाँ पर समझ लेना। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो भी प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना से संबंधित होता है। और एक चीज है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, यानी सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी घटना किससे संबंधित है, तो सूर्य का लाल दिखाई देना भी संबंधित है किससे, प्रकीर्णन से। इसके बाद आप लोगों ने यातायात लाइट पर देखा होगा, जो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट होती है वहां पर रेड कलर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अच्छा है, और दूसरी चीज है कि प्रकीर्णन कम होता है, यानी स्कैटरिंग कम होगा, फैलेगा कम, इसीलिए हमें लाल रंग ही दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ भी इसका प्रकीर्णन हो जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ये भी इसका स्टेटमेंट है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग करना, ये भी इसका स्टेटमेंट है। तारों का, देखिए तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की घटना से संबंधित है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए हमारा जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर सी। और आसमान का नीला रंग भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ध्यान रखना है, प्रकाश की परिघटना से, प्रकीर्णन की परिघटना से नहीं समझा जा सकता, यह हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष आपको बताना है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स से बहुत ही शानदार प्रश्न एग्जाम ने हमेशा पूछे और अभी भी पूछे जाएंगे, इसलिए तैयार हो जाइए। आपको तरीका पता चल रहा है। तो वर्षा के रुकने के उपरांत तुरंत बाद इंद्रधनुष देखने को मिलता है। इंद्रधनुष की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल रंगों की संख्या होती है 7। और दोस्तों बेजानी हपीनाला कलर इसके अंदर होते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, हमेशा इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है सूर्य की विपरीत दिशा में ही होता है, सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। कौन कौन सी परिघटनाएं हैं जो इसमें यूज की जाती है, तो किन घटनाओं पर आधारित होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। जो इंद्रधनुष होता है वह परावर्तन, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन या टोटल इंटर रिफ्लेक्शन,
इसके बाद में यहाँ पर अपवर्तन भी हम लोग देख सकते हैं, अपवर्तन भी यहाँ पर आ जाएगा, रिफ्लेक्शन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों इतनी सारी ये 3 घटनाएं आपको याद रखना है। यहाँ TIR आ सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन और प्रकीर्णन। 3 घटनाओं पर आधारित होता है इंद्रधनुष। सूर्य की ओर दिखाई पड़ता है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, सूर्य की स्थिति पर आधारित न होकर किसी भी दिशा में, या सूर्य ना भी हो तो दिखाई देता है। रात में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों एक ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, सूर्य के विपरीत दिशा में ये बनता है, तो शाम के समय पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य होता है पश्चिम दिशा में। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तड़ित की चमक, जो थंडरिंग होती है बारिश के दिनों में, अक्सर आपने गर्जना सुनी होगी। तो तड़ित की जो चमक होती है वो उसकी गर्जना सुनाई देने से पहले आ जाती है। कई बार आपने बिजली चमकते हुए देखा होगा और तुरंत आप अपने कानों को बंद कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद गर्जना होगी, ये आपको पता चला। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक ही कारण है कि जो ध्वनि होती है, अगर हम लोग ध्वनि और प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी, ध्वनि से अधिक होती है, ध्वनि से ज्यादा होगी या अधिक होगी। दोस्तों यही एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर हम लोग लाइट की स्पीड को एयर में भी देखें तो लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होती है, और ध्वनि की चाल अगर हम लोग वायु में देखें तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो दोस्तों स्पीड भी आप लोगों को इन दोनों का पता होना चाहिए। सही जवाब, तड़ित गर्जन से अधिक निकट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्वात के जरिए प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। और एक ध्वनि की गति प्रकाश की गति से नहीं, ध्वनि अधिक नहीं चलेगी, लाइट अधिक चलती है। समझ में आ गया दोस्तों? तो पहले प्रकाश चलता है, ध्वनि की गति थोड़ी लेट होगी। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यह भी प्रश्न एनटीपीसी का ही है, मैं एग्जाम लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ। ये पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया प्रकीर्णन, ये सबसे ज्यादा फैलाव किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पर बेजानी हपी नाला एक स्पेक्ट्रम बनता है, बेजानी हपी नाला, यानी इसे हम लोग विबग्योर के नाम से भी जान सकते हैं, विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ जो नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ जो प्रकीर्णन की घटना होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। और ऊपर का जो लैम्बडा होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य का मान यहाँ पर अधिक होता है, इसलिए ये किरणें फैलती कम है और चलती ज्यादा है, दूर तक जाती है, और ये तुरंत फैल जाती है, इसलिए जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है किसका? बैंगनी का। इसलिए आकाश का जो रंग है वो नीला दिखता है, क्योंकि नीला रंग नीचे की तरफ ही मौजूद है, जामुनी के ऊपर। दोस्तों समझ में आना चाहिए। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, जो काफी अच्छा प्रश्न है और अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने आज फिर डिस्कस किए। इनमें से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? देखिए प्लांट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछा गया है। थैलोफाइटा, जिसे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह भी कहा जाता है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह यही होता है थैलोफाइटा। अब आपको बता देना है थैलोफाइटा नहीं है। थैलोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो थैलस बॉडी के होते हैं। थैलस बॉडी का मतलब होगा सुकाई शरीर, जिनमें जड़ और तना और पत्ती नहीं होती, यानी इनका जो शरीर होता है वह पूर्ण विभेदित शरीर नहीं होता है, पूर्ण विभेदित शरीर इनके पास नहीं पाया जाता, वेल डिफरेंशिएट बॉडी इनके पास नहीं होती। दोस्तों ध्यान रखना है। तो इसमें जो यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, ये शैवाल है। यूलोथ्रिक्स और कारा शैवाल, और शैवाल सारी थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ भी एक प्रकार की शैवाल होगी और यहाँ भी एक शैवाल होगी, कारा, जो कॉलोनियल होती है। इसके बाद फ्यूनेरिया अल्वा, देखिए अल्वा लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है अल्वा, जिसे टिश्यू कल्चर में हम लोग यूज करते हैं। और फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटा का प्लांट होता है, ब्रायोफाइटा का प्लांट होता है, स्फेगनम फ्यूनेरिया, है ना, डाउसोनिया, जोप्सिस, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो दोस्तों जो ब्रायोफाइटा का प्लांट होता है फ्यूनेरिया, इसलिए जो ब्रायोफाइटा के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर फ्यूनेरिया को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन। फिर मैंने पीवाई की क्वेश्चन की श्रृंखला का पार्ट 29 आज आपको डिस्कस किया। कल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 30। दोस्तों मैं किसी भी श्रृंखला को हम लोग शुरू करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आपने देखा होगा, तो वो श्रृंखला हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक पार्ट और 2 पार्ट पढ़ा दिया उसको एंड कर दिया। दोस्तों नियमित बने रहने में ही भलाई है, नियमितता ही सफलता का दूसरा नाम होता है। अगर आप पढ़ाई लगातार करोगे, इस सेशन को लगातार पढ़ोगे हमारे साथ, तो दोस्तों एक दिन सफल आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।
मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, काफी अच्छे से पढ़ाई चलने दें, लापरवाही ना करें, टाइम की बर्बादी को ना करें, समय की गरिमा को समझें और उसका उपयोग आप लोग जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।